नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां तरह तरह की अटकलों को विराम देते हुए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने अपनी सीटों का बंटवारा फाइनल कर दिया। अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तीनों ही दलों के नेता मौजूद थे और इसमें कहा गया कि 255 सीटों पर यहां पर सहमति बन गई है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने 85 सीटों पर लड़ना तय कर लिया, यानी 255 सीटों पर बंटवारा हो गया है। कहा गया कि 18 सीटें जो है वो सहयोगी दलों को दी जाएगी और जो बाकी बची सीटें हैं 15 सीटें, उन पर बाद में बात होगी। 18 सीटें अन्य जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां जिनमें समाजवादी पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, उन्हें दिया जाएगा। और इस बीच उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपने 65 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। क्या कहा है इस समझौते के बारे में नाना पटोले ने, आइए सुन लेते हैं। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सेकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या कोई इसको लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि जो 85 सीटों की बात हो रही है कि तीनों पार्टियां बराबरी की संख्या पर सीटें पर चुनाव लड़ेंगी, तो जो बाकी सीटें बचती हैं उनके बारे में क्या तय किया गया है? देखिए अखिलेश जी, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। यहाँ पर उन्होंने 85 तीनों दलों को देने की कही है, तो उसका जो जोड़ होता है 255 होता है। और 18 जो बाकी छोटे दल हैं, शेकाप, समाजवादी पार्टी और बाकी दल हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं तो भी 15 सीटें 288 में से बचती हैं। तो उन 15 सीटों का क्या होगा, यानी क्या 15 सीटें जो हैं उस पर अभी भी कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पाई है, मामला फंसा हुआ है, ये एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है। बहुत कोशिश की हमने यहाँ पर, बाकी नेता तो यहाँ पर तुरंत बोलकर चले गए थे, लेकिन अनिल देसाई जो हैं, यूबीटी के सांसद जो हैं, वो मिल गए थे। उनसे काफ़ी कोशिश की, ऑन कैमरा भी बात की गई, लेकिन उनका यही कहना था कि सब कुछ सहमति से हो गया है। चूँकि चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, फॉर्म भरा जा रहा है, ये भी फॉर्म देना है, इसीलिए फौरी तौर पर अभी 85 पे सहमति बनाकर जो है कि वो घोषित कर दी गई है। और बाकी जो हैं, जब छोटे जो दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनका भी जब रास्ता साफ हो जाएगा, तब जो है कि जो बचेंगी सीटें हम आपस में बांटेंगे। यानी इसका मतलब साफ है कि अभी भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पे कि सुबह से 4 से 5 जो कहा जा रहा था और अभी आंकड़ा देखें तो 15 के आसपास जा रहा है, तो उस पर अभी भी सहमति बननी बाकी है। यानी कि तीनों दलों में कहीं न कहीं एका नहीं हुआ। और ख़ास करके कांग्रेस और यूबीटी जो शिवसेना है, उसमें विदर्भ की सीटों का जो मामला फंसा नजर आ रहा था, मुंबई की 3 सीटें जो फंस रही थी और नासिक की कुछ बताई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अभी भी मामला फंसा हुआ है। लेकिन चूंकि समय बीतता जा रहा है, आज दूसरा दिन है फॉर्म भरने का, 29 तारीख को आखिरी दिन होगा। मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि ये समझना चाह रहा था आपसे कि क्या जो पूरी बात चर्चा शुरू से चल रही थी कि बड़ा भाई कौन होगा। जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया एमवीए के भीतर, उसके बाद से कांग्रेस का दावा था कि वो अधिक संख्या पर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये रिपोर्ट भी आ रही थी कि 105 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो क्या ऐसे में इस सवाल का जवाब देने के लिए और कोई भ्रम ये ना रहे कि चुनाव के बाद सीएम किसका रहेगा, बड़ा भाई कौन होगा, इसीलिए बराबरी नंबर की सीटों पर यह बात हो रही है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सुबह भी संजय राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि 100 के करीब, यानी सेंचुरी मारे हम, यानी कि 100 के करीब सीटें मिले। और जहाँ तक बात जो जानकारी आ रही थी कि कांग्रेस से आ रही थी कि सबसे ज़्यादा 105 के करीब उसे सीटें मिले और 90 से 95 शिवसेना यूबीटी जा रही थी। तो इसमें
बराबरी नहीं दिख पा रही थी और शिवसेना यूबीटी कहीं ना कहीं खुद को छोटा भाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। और चूंकि लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए थे, कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, लेकिन हाँ, हरियाणा में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए उसके बाद जो है कांग्रेस की थोड़ा सा मनोबल भी गिरा है और वो बढ़त जो कहीं ना कहीं उनकी कम नज़र होती दिखाई है, जिसका कि बार्गेनिंग में फ़ायदा कहीं ना कहीं शिवसेना यूबीटी ने उठाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें आप एक देखिए कि कहाँ दोनों बड़ा भाई बनने की कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस और यूबीटी, और एनसीपी की शरद पवार जो है वो शांत पड़ी हुई थी, लेकिन अब वो बराबरी पे आ गई है। यानी कि अब तीनों को 85-85-85 दे दिया गया है, तो फायदे में तो कहीं दिख रहा है कोई, तो इसमें शरद पवार ही दिखाई पड़ रहे हैं। जी, और सुनील, आपसे ये भी समझना चाह रहे थे कि अभी जो समय बचा है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि जो 18 सीटें हैं वो अगर बाकी पार्टियों को दी जा रही तो 15 सीटें ही बचती है, तो क्या इसमें भी 5-5-5 का बंटवारा होगा, यानी 90-90-90 की फाइनल फिगर आएगी, या इसमें अभी भी कोई ऊपर नीचे होने का चांस है ताकि बड़ा भाई कौन है इसका फैसला हो सके? देखिए, जहाँ तक जितने दिनों से बातचीत चल रही है और जो पार्टियों की स्थिति है उसमें ये तो मुश्किल है कि 85 से ज़्यादा एनसीपी शरद पवार को मिले। यानी कि वो तो अपने सभी जितने से सब उनके स्पष्ट हो गए, समझ लीजिए क्लियर हो गए, वो अपने एवी फॉर्म उन्होंने बांटना भी शुरू कर दिया है और वो अब उनकी बात खत्म हो गई है। रह गई ये बात जो यूबीटी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच में चल रही है, अब उसमें क्या बराबरी का बंटवारा होता है या फिर थोड़ा कम ज़्यादा होता है, वो देखने वाली बात होगी। इन 15 सीटों में किस तरह से होगा। जी, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विश्वास पाठक हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, साथ ही चित्रा बाथम जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, और विजय चोरमारे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। विजय जी, शुरुआत आपसे ही, क्या आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है वो स्पष्ट हो गई है या अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है? क्योंकि ये 85-85-85 का फार्मूला सामने आया, लगातार चर्चा ये हो रही थी कि कांग्रेस 100 से भी ऊपर सीटों पर लड़ेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वो 95 तक लड़ सकती है, और एनसीपी शरद पवार जो है वो 75-80 तक आ सकती है, लेकिन ये तो नई तस्वीर सामने आ रही है। हाँ, नहीं अखिलेश जी, ये देखिए, जो मीडिया में चर्चे चल रहे थे, बड़ा भाई कौन छोटा भाई कौन, ये सारे चर्चा रुकवाने के लिए आज का ये फार्मूला सामने आया है, मगर ये अंतिम फार्मूला नहीं है। देखिए, 85-85-85 255 सीटों का बंटवारा उन्होंने बता दिया है। वो बाकी रहते 33 सीटें अलायंस पार्टनर को 10 से 12 से ज्यादा सीटें नहीं जाने वाले हैं, यानी और 20 सीटों का बंटवारा होने वाला है, होके रहेगा। और उसके बाद ये किसको ज्यादा सीटें कम सीटें ये सामने आएगा। ये 85-85-85 ये अंतिम फार्मूला नहीं है। ये आज के लिए बताने के लिए, हेडलाइन बटोरने के लिए ये 85-85 का फार्मूला महाविकास आघाड़ी ने मुझे लगता है सामने लाया है। तो बाकी सीटों का बंटवारा चल रहा है। इसका दूसरा अर्थ ऐसा भी निकल सकता है कि बाकी अब तक 25-30 सीटों पर जो कुछ है महाविकास आघाड़ी में विवाद है, उनके बारे में कुछ मतभेद है, वो आगे के दिनों में सोचेंगे। मगर देखिए, आज तक 182 सीटों का ऐलान महायुति ने किया है। बीजेपी ने 99 सीटों का, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 45 सीटों का, और अजित पवार की एनसीपी ने 38 सीटों का के उम्मीदवारों की घोषणा की है। इतने उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी की तरफ से कोई भी फार्मूला सामने नहीं आ रहा था, उम्मीदवारों का ऐलान तो दूर। इसीलिए और ये चर्चा ठहराने की महायुति आगे निकल गई है। इस चर्चा को ब्रेक लगाने के लिए महाविकास आघाड़ी ने आज का फार्मूला लेकिन विजय जी फार्मूला तो जो बताया है उसमें भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। और जो बात आप कह रहे थे कि वो फार्मूला शायद इसलिए भी नहीं आ रहा था सामने क्योंकि ये जो सवाल था कि अगर कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीटें दे दे, सबसे ज़्यादा सीटें, तो ये सवाल का उत्तर मिल जाता है कि बड़ा भाई कौन और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री किसका बनेगा। शायद ये सवाल से बचने के लिए ये नंबर नहीं ला रहे थे। सही है, मगर जब 288 सीटें का बंटवारा पूरा हो जाएगा तब बड़ा भाई कौन ये तो सामने आएगा ही। तब तक तो 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन लगेंगे। 2 दिन के लिए चर्चा ठहरेंगे, मगर 2 दिन के बाद ये चर्चा शुरू होगी कि बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है। अगर उसमें भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी समान सीटें लड़ते हैं तो मतलब मुझे लगता है ये सवाल पैदा नहीं होगा। और राष्ट्रवादी शरद पवार की पार्टी की जो 85 सीटें, उनके मुझे लगता है वो उनके लिए 85 सीटें ही अंतिम रहेंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मगर कांग्रेस और शिवसेना के सीटों के बंटवारे सीटों में और बदलाव हो सकता है। तो एनसीपी शरद पवार की सीटें 85 रहेंगी, लेकिन
शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सीटें बदल सकती। चित्रा बाथम जी, क्या कारण है इसके पीछे? ये जो बातें हो रही थी कि कांग्रेस तो 100 से भी ज़्यादा सीटें लड़ेगी, 105 सीटें तक लड़ सकती है क्योंकि लोकसभा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और अब जबकि आंकड़े आए हैं, ये क्या बताते हैं? क्या यही बता रहे हैं कि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी का होगा, बड़ा भाई कौन है? अखिलेश जी नमस्ते, आपको और आपके दर्शकों को। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी अखिलेश जी, बड़ा भाई कौन होगा? हमारे यहाँ पे तो लोकतंत्र है और समानता है, और इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से हमारी लीडरशिप ने 85 का ये जो फॉर्मूला है वो आपके सामने और जनता के समक्ष रखा हुआ है। आप वहीं पे अगर देखें तो महायुति के अंदर भले इन्होंने एकनाथ शिंदे को दिल पे पत्थर रखकर इस बार का सीएम बनाया था और उनके नेतृत्व में ये कह रहे थे कि ये अभी तक लड़ेंगे, लेकिन जहाँ पे अब आपने देखा है कि 99 के सीट एलोकेशन भाजपा ने किया है, अनाउंसमेंट उन्होंने किया है, वहां पे आधी सीट सिर्फ एकनाथ शिंदे जी को मिली है। तो क्या उन्हें मतलब ये किसकी दिशा भूल कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी का चेहरा दिखाकर क्योंकि वो मराठा समाज से आते हैं पर वो तो कह चुके हैं ना कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार भी कम सीटें होने के बावजूद उन्होंने बनाया था, जैसे बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें होने के बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो वो तो स्पष्ट कर चुके हैं। सवाल तो आपसे पूछा जाएगा क्योंकि उद्धव ठाकरे इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी से अलग हुए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और वो मुख्यमंत्री बने, ये बात तो सार्वजनिक रूप से उनकी पार्टी कह चुकी है। मैं अपना पक्ष रखूं अखिलेश जी, मैं अपना पक्ष रखूं, मैं आपको वही बता रही हूँ कि पिछली बार के समीकरण बहुत अलग थे। इनको सत्ता में आने की डेस्परेशन थी, और इसीलिए चंद्रकांत पाटिल जी ने कहा था कि हमने दिल पे पत्थर रख के एकनाथ शिंदे जी को, उनके चूंकि नंबर्स कम थे फिर भी उनको हमने अपना सीएम घोषित किया हुआ है, और उनके नेतृत्व में उन्होंने 2-2.25 साल की जो ये राजनीति का सफर है वो महाराष्ट्र के अंदर तय किया है। लेकिन पोस्ट पोल अलायंस नहीं होने वाला है। अमित शाह भी कल परसों कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ने वाले हैं। तो महायुति के अंदर जो घमासान है वो शायद किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सभी की निगाहें महाविकास आघाड़ी के ऊपर है, जो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम जीतने वाले हैं, हम जनता के अरमानों के ऊपर खरे उतरने वाले हैं, और इसीलिए लोकतंत्र को सम्मान देते हुए और सबको समानता के आधार तो अभी इंतजार करना होगा कि आपका जो फाइनल फार्मूला है वो क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स क्या क्या होंगी, क्योंकि अभी भी कुछ सीटें बाकी हैं। विश्वास पाठक जी, लेकिन अभी जो ये आंकड़ा आया, ये जो फार्मूला आया, ये तो अचानक से आया है, क्योंकि बात तो ये हो रही थी कि कांग्रेस सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन अभी तो 85-85-85 का फार्मूला आ गया। इसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि ये उनकी जो बात है वो तो अपनी जगह पर, लेकिन महायुति के भीतर ज्यादा झगड़ा है। अखिलेश जी, ये जो फॉर्मूला आज आपके समक्ष आया है वो कल और बदल जाएगा। अगर आज सुबह के न्यूज़पेपर की आप हेडलाइंस देखोगे तो 105 कांग्रेस, 95 शिवसेना और 78-80 के आसपास शरद पवार जी, इस प्रकार का फॉर्मूला इन्होंने घोषित किया था। अभी 85 बोल रहे हैं। मैं आपको भी अंदर की बात बताना चाहता हूँ। 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ली, उसका मुख्य कारण यह था क्योंकि शिवसेना ने एक तरफ से ही अपने आप से एक 65 नामों की लिस्ट घोषित कर दी। वो 65 नामों में काफी नाम शरद पवार की तरफ जाने वाले हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ जाने वाले हैं। ये गलती का जब एहसास हुआ तो तुरंत आके उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल किया और उन्होंने कहा कि अभी हमारा 85 मिनिमम, इसके ऊपर हमारा मतैक्य हो गया है। इसका मतलब मैं आपको दावे से कहता हूँ, आज की जो 65 की जो सीटें है शिवसेना के नाम पे, इसमें भी बदलाव होने वाला है। नहीं, वो तो कहा है उन्होंने, वो तो ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो 65 की सीट की जो सूची आई है इसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंज हो सकता है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल यूनिलैटरली उन्होंने एक तरफा ये डिसीजन लिया। इनमें कोई मतैक्य है नहीं, इनमें कोई यूनानिमिटी बन नहीं रही है। देखिए, ये संजय राउत, उद्धव ठाकरे को हमने काफी सालों तक झेला है, हमने अनुभव किया है। ये अंदर में कुछ एक बोलते हैं, बाहर आके कुछ एक डिसीजन लेते हैं। अभी ये कांग्रेस पार्टी और शरद पवार उसका अनुभव कर रहे हैं। मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ कि इनकी जो महाविकास आघाड़ी है, इसमें कोई भी एक वाक्यता नहीं है। ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और ये आखिरी तक 29 तारीख तक ऐसा ही चलेगा। जहां तक महायुति का सवाल है, हमारा पूरा सब तय हो गया है। हमारे 99 उम्मीदवार जो है, लेकिन आपने भी अभी तक अपना फार्मूला बताया नहीं है, नंबर ऑफ सीट्स आपका फार्मूला सामने आया नहीं। जैसे उन्होंने 85 बोल दिया, आपका अभी तक फाइनल फिगर सामने नहीं आया।
हमको बताने की जरूरत नहीं, वो एक स्ट्रेटेजी का मामला है। 99 जो हमारे नाम डिक्लेयर हो गए हैं, उसके पूरे एबी फॉर्म हमने बांट दिए हैं। कल से उसका नामांकन शुरू होने वाला है। ठीक है इसलिए विश्वास हम, हाँ जी जी जी, शुक्रिया आपका। माफ़ी चाहता हूँ, समय की कमी है। विश्वास जी धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चित्रा जी आपका भी शुक्रिया और विजय जी आपका भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। अब बात कर लेते हैं वायनाड लोकसभा के उपचुनाव की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज केरल के वायनाड से अपना नामांकन पत्र भर दिया है। यहां पर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता इस मौके पर मौजूद रहे। केरल के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन भरने से पहले प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़। प्रियंका के साथ सोनिया और राहुल गांधी तो थे ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कई कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। रोड शो के बाद नामांकन की औपचारिकता पूरी की गई। When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many, many of my colleagues. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. It is my honor to represent you if you give me a chance. प्रियंका गांधी के सामने हैं बीजेपी उम्मीदवार नाव्या हरिदास। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोड़िकोड से म्युनिसिपल काउंसलर और बीजेपी महिला मोर्चा की केरल प्रदेश अध्यक्ष। नाव्या के अलावा प्रियंका गांधी को चुनौती दे रहे हैं एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी, जो कि सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी को 2019 में तकरीबन 65% वोट मिले थे, जबकि 2024 में राहुल के वोट कम हुए। यह घटकर 60% के आसपास आ गया। 49% के आसपास यहां हिंदू वोटर्स हैं और इतने ही मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर्स। प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की वजह से एक बार फिर यह कॉन्स्टिट्यूएंसी हाई प्रोफाइल हो गई है। हालांकि वायनाड कांग्रेस के लिए एक सुरक्षित सीट रही है। ऐसे में एक ही सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी अपना पहला चुनाव रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीत पाएंगी। कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो राज्यों की जंग में आज इतना ही। नमस्कार।